अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 16। हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने एक चैप्टर नया स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस। उसमें हमने ये देखा था कि ये मर्चेंडाइजिंग कंपनीज कौन सी होती हैं। हमने कहा था कि वो ट्रेडिंग कंसर्न्स जिनका कंसर्न बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स के साथ होता है, उन्हें हम लोग मर्चेंडाइजिंग कंसर्न या मर्चेंडाइजिंग कंपनीज का नाम देते हैं। जिसमें हमने देखा था कि वो जो रिटेल स्टोर्स हैं, सुपरमार्केट्स हैं या शॉपकीपर्स हैं, ये सारे के सारे आपके मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस में या मर्चेंडाइजिंग कंपनीज में डिस्कस किए जाएंगे। और अभी तक हम लोगों ने इसका कॉस्ट फ्लो को देखा था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने को देखा, इनकम स्टेटमेंट को बनाने का जो तरीका समझा था इसका कि डिफरेंस कहाँ पे आता है इनकम स्टेटमेंट में। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने जो एक्टिविटीज़ हैं इनकी बाइंग एंड सेलिंग, तो बाइंग के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी, परचेजिंग ऑफ मर्चेंडाइजिंग, उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम अपने चैप्टर को नेक्स्ट थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए बच्चे, अगर हम लोग स्टडी ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो उसमें पहला ऑब्जेक्टिव जो था, आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन सर्विसेज एंड मर्चेंडाइजिंग कंपनीज। ये दोनों का डिफरेंस हमने देखा था लास्ट टाइम। एक्सप्लेन द रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेस अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हम लोगों ने इन्वेंट्री सिस्टम दो तरह के देखे थे ना, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो परपेचुअल हमने स्टार्ट किया था। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में परचेजेस का क्या रोल होता है, किस तरह से उसको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो प्रोसीजर सारे का सारा हमने देखा था। आज हम लोग थर्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे, एक्सप्लेन द रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स रेवेन्यू अंडर ए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। बेटा, सेल्स के बारे में हमने कहा था कि ये जो मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स होती हैं, ये मर्चेंडाइजिंग कंपनीज होती हैं, इनका जो बेसिक रेवेन्यू होता है या मेन रेवेन्यू होता है वो सेल्स रेवेन्यू होता है। मतलब ये पैसे कहाँ से कमाते हैं? प्रोडक्ट्स को, अपनी गुड्स को सेल आउट करके रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो जो बेसिक रेवेन्यू है या मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उसे हम लोग सेल्स रेवेन्यू का नाम देते हैं या उसे सेल्स कहते हैं। ठीक है। रिकॉर्डिंग सेल्स ऑफ मर्चेंडाइज। अब सेल्स को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा? मेड फॉर कैश और क्रेडिट। मतलब सेल्स या तो कैश सेल्स हो सकती हैं या क्रेडिट सेल्स हो सकती हैं। कैश सेल्स कब होंगी कि भाई आप लोगों ने कोई गुड्स सेल की हैं अपने बिजनेस पॉइंट पे, अपने शोरूम पे, अपने स्टोर पे कुछ चीज़ें सेल की हैं और फौरी तौर पर कैश जो है उसी वक्त एट द स्पॉट आपने कैश रिसीव कर लिया, तो उसे कैश सेल्स का नाम देंगे। लेकिन अगर वो जो पेमेंट है वो पोस्टपोन्ड हो गई है, पैसे अभी आपको फ़ौरन नहीं मिले, पैसे वो जो वैल्यू है, जो आपने अमाउंट्स, वो जो गुड्स सेल की हैं उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है, वो आपको मिलेगी इन कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, फ्यूचर में, नेक्स्ट पीरियड में। तो फिर उसे हम लोग नाम देते हैं क्रेडिट सेल्स का। नॉर्मली रिकॉर्डेड व्हेन अर्न, यूजुअली व्हेन गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर। तो बच्चे, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पढ़ाया था। हमने कहा था कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया जाता है। ये मैंने, अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग सुने तो ये बात मैंने तब भी डिस्कस की थी कि अगर आपकी सर्विसेज कंसर्न है, तो जैसे ही आप सर्विसेज परफॉर्म कर देते हैं, सर्विसेज रेंडर कर देते हैं, तो आपका वो रेवेन्यू अर्न हो जाता है, वो रेवेन्यू आपका बन जाता है। ठीक है, आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे जैसे ही सर्विसेज परफॉर्म की। और जब हम लोग मर्चेंडाइजिंग की बात करते हैं बेटा, तो जैसे ही हम लोग चीज़ों को सेल आउट कर देते हैं, उनको डिलीवर कर देते हैं, उनको ट्रांसफर कर देते हैं चीज़ों को, बायर को, खरीदने वाले को, तो फौरन उसी वक्त हमारा वो रेवेन्यू बन जाता है। ठीक है, वो बायर को दे दी हैं या आपने वो जो कॉमन कैरियर है, वो जो ट्रक वाला है, गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले हैं, उनको जब आपने हैंड ओवर कर दी, तो वो आपका सेल्स रेवेन्यू बन गया। हम ये इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे कि भाई माल तो बेच दिया है लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले। पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही आपने गुड्स ट्रांसफ़र कर दी हैं, बायर को हैंड ओवर कर दी हैं, तो वो आपका रेवेन्यू बन जाएगा, आप उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। सेल्स इनवाइस शुड सपोर्ट ईच क्रेडिट सेल।
कि जब आप क्रेडिट सेल करते हो, इवन आप कैश सेल भी करते हो, तो एक इनवाइस ज़रूर आप इशू करोगे, रसीद, बगैर रसीद के, डॉक्यूमेंट्री वोचर के बगैर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह का इवेंट जो है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमने कहा था ना कि अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ अबाउट आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेस्टेड यूजर। तो आइडेंटिफाई स्टेज, सबसे पहली स्टेज आइडेंटिफाई स्टेज की है ना बेटा अकाउंटिंग में। तो आइडेंटिफाई करना है हमने एक ट्रांजैक्शन को, एक इवेंट को। तो आइडेंटिफाई करने के लिए बेटा हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, तभी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे ना। उसके बगैर तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है? तो सबसे पहले आपका इनवॉइस का, सेल इनवॉइस का, रसीद का होना आपके लिए ज़रूरी है कि आपने किस वक़्त सेल्स की हैं, कौन-सी चीज़ें किस डिज़ाइन की, किस कलर की, किस साइज़ की, किस रेट के हिसाब से सेल की हैं। और वो जो सेल्स एग्ज़ेक्टिव था, आपका सेल्स ऑफ़िसर था जो कैश रिसीव कर रहा था, या जिसने वो चीज़ें डिलीवर की हैं, या जिसने वो इनवॉइस बनाई है, उस बंदे का नाम भी उसके ऊपर लिखा होगा, ताकि कल को अगर कोई मसला बनता है तो हम अपने उस ऑफ़िशियल से, उस बंदे से, उस मुलाज़िम से, उस एम्प्लॉयी से हम लोग पूछ सकें कि भई ये आपने इनवॉइस इश्यू की थी सेल्स की, इसके पैसे किधर हैं? ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा, तब हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो उस रसीद को सेल इनवॉइस का नाम दिया जाता है, या सेल्स वोचर का नाम हम लोग दे देते हैं। ठीक है? अब अगली बात अगर हम लोग करें कि सेल्स को रिकॉर्ड किस तरह से करना है। अब देखिए बेटा, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हम लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग लास्ट लेक्चर को थोड़ा-सा रिवाइज़ करें, या आपने आपके ज़हन में हो, तो हमने परपेचुअल और पीरियोडिक का डिफ़रेंस पढ़ा था। हमने कहा था कि जब हम इन्वेंटरी परचेज़ करते हैं, जैसे ही गुड्स परचेज़ करते हैं, तो उसको एज़ एन इन्वेंटरी रिकॉर्ड किया जाता है। मर्चेंट उसमें परपेचुअल सिस्टम में भी इन्वेंटरी रिकॉर्ड होती है और पीरियोडिक में भी इन्वेंटरी रिकॉर्ड होती है। और जब हम सेल्स करते हैं, तो पीरियोडिक सिस्टम जस्ट सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड करता है, और हमने कहा था जो परपेचुअल सिस्टम है वो क्या करेगा कि उन जो चीज़ें सेल की गई हैं, जो गुड्स सेल की गई हैं, उनकी कॉस्ट को भी रिकॉग्नाइज करेगा, और उनका जो सेल्स करके जो अमाउंट हमारे पास आई है, जो रेवेन्यू हमारे पास आया है, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और दरमियान में से हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा कि इतना प्रॉफिट इस एक ट्रांजैक्शन में हुआ है। बेसिकली हमने जब डिफरेंशिएट किया था दोनों सिस्टम्स को, परपेचुअल और पीरियोडिक को, तो हमने डिफरेंस ही इस बात पे रखा था कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हमारे पास रेडी रिकॉर्ड्स जो है वो अवेलेबल होते हैं। हमारे पास स्टॉक की पिक्चर क्लियर होती है, कितना स्टॉक हमारे पास चीज़ों का रह गया है, उनकी कॉस्ट क्या है जो सामान पड़ा हुआ है, और जो चीज़ें बिकी हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी, और कौन-कौन सी चीज़ कितना कितना प्रॉफिट हमें देके जा रही है। परपेचुअल सिस्टम में सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर थी। ठीक है? तो यहाँ पे जब सेल्स करेंगे परपेचुअल सिस्टम में, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे कि सेल्स को तो रिकॉर्ड करेंगे ही, अपना रेवेन्यू तो रिकॉर्ड करेंगे, साथ ही साथ उन जो चीज़ों को सेल किया है उनकी कॉस्ट को भी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? मैं नॉर्मली बच्चों से क्या कहता होता हूँ, यहाँ पे पहले सेल्स की एंट्री की है, फिर कॉस्ट की एंट्री की है। मैंने अभी तक जितना भी 14-15 साल में अकाउंटिंग पढ़ाई है, मैं बच्चों को हमेशा ऐसे ही बताता हूँ कि बेटा जब भी आप सेल्स करेंगे, तो सबसे पहले आप उसकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो इन्वेंटरी, जो मटेरियल, जो माल आपने बेच दिया है, सेल कर दिया है, पहले उसकी कॉस्ट रिकॉग्नाइज करें कि जो हम सेल कर रहे हैं इसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है? उसकी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करें, उसके बाद सेल्स की एंट्री करें कि हाँ जी, इतनी इसकी कॉस्ट थी, इतने का हमने सेल कर दिया है, ताकि आपको पता हो कि आप कितने का सेल कर रहे हैं और प्रॉफिट कितना आप उसमें से जनरेट कर रहे हैं। ठीक है? तो बिल्कुल आप लोगों को भी इसी तरह से मैं सिखाऊंगा कि पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। बेटा देखें, अब हम इन्वेंट्री को सेल आउट कर रहे हैं। इन्वेंट्री जब परचेज की थी, गुड्स को जब परचेज किया था, तो हमने उसके लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का अकाउंट यूज किया था। अब जब हम उसे सेल आउट कर देंगे, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री तो कम होगी ना। हमने कहा था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या है, हमारा करंट एसेट है, या ये कंज्यूमेबल एसेट है। तो जब इसको खरीदा था, तो इसमें इजाफा हुआ था, हमने इसको डेबिट किया था। ठीक है? अब जब इसको बेटा सेल आउट कर देंगे हम लोग, तो क्या हमारा एसेट कम नहीं होगा? तो बेटा अगर एसेट कम होगा तो वो तो क्रेडिट हो जाएगा। तो उसकी जगह पे डेबिट क्या करेंगे? वो कॉस्ट जो हमने रिकॉग्नाइज की है, उसको सेल आउट करते वक्त हमने उसकी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो चीजें हम, जो माल हम लोग सेल कर रहे हैं, जो गुड्स हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट इतनी थी।
तो कॉस्ट को रिकॉग्नाइज किया, कॉस्ट को डेबिट किया, किस नाम से? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री हमारी कम हो गई है तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ये क्या किया? हम लोगों ने कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लिया। अब सेल्स की एंट्री हम लोग पास करेंगे। अब सेल्स जब करते हैं बेटा, हमने कहा था जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है हमारी मर्चेंडाइजिंग कंसर्न का, मर्चेंडाइजिंग कंपनीज का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दैट इज सेल्स रेवेन्यू। क्या है वो? सेल्स रेवेन्यू, या उसे सेल्स कहते हैं हम। ठीक है, दोनों में से कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हैं। तो अब सेल्स मैंने आपसे कहा था दो तरह की होंगी। अगर आप अमाउंट फौरी तौर पर आपको वैल्यू रिसीव हो जाती है, गुड्स को सेल आउट किया और पैसे आपने फौरी तौर पर वसूल कर लिए, तो उसे हम लोग कैश सेल्स कहेंगे। अगर कैश सेल्स की हैं तो बेटा कैश आपके पास आ रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश डेबिट। ठीक है। और सेल्स, सेल्स हमारा रेवेन्यू, जब हम मर्चेंडाइज को सेल करते हैं, मर्चेंडाइजेस को हम लोग सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं, तो वो हमारा रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू जब भी इंक्रीज करता है वो क्रेडिट होता है और उस रेवेन्यू का नाम क्या है? सेल्स रेवेन्यू, या सिंपल उसको एज सेल्स लिख देंगे हम लोग। तो अगर बेटा नेट कैश पे सेल आउट की हैं चीजें, तो हम उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब दूसरी बात, अगर कैश पे सेल नहीं की तो इसका मतलब क्या है? फिर उधार पे, अकाउंट पे, क्रेडिट पे सेल्स की हैं और अमाउंट अभी हमें रिसीव होनी है आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में अभी हमें अमाउंट रिसीव होनी है। तो जो फ्यूचर में बेनिफिट्स हमें मिलने होते हैं तो वो भी तो एसेट ही होते हैं ना। अब जो फ्यूचर में हमें अमाउंट रिसीव होनी है, इसका नाम रखेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज कर रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, वो डेबिट हो जाएंगे। क्यों क्रिएट हो रहे हैं? हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को सेल किया था, तो जब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को सेल करेंगे तो उसके लिए टर्म क्या यूज होगी? सेल्स की। और सेल्स क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, चीजें बेची हैं, हमने पैसा कमाया है, हमारी कमाई में इजाफा हुआ है, तो वो सेल्स को क्या कर देंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये दो एंट्रीज आपने याद कर लेनी है कि जब भी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब भी हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को सेल आउट करेंगे तो पहले उसकी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे। कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करने की एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट, और उसके बाद हम सेल प्राइस के साथ सेल्स की एंट्री पास कर देंगे। अगर कैश रिसीव हो गया है तो कैश डेबिट, अगर नहीं रिसीव हुआ तो वो आने वाले दिनों में रिसीव हो जाना है ना, तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, और सेल्स हमारा जो रेवेन्यू बना है उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। इज इट क्लियर? अब इलस्ट्रेशन देखिएगा बच्चे हमारे पास, इसकी एग्जांपल है सेल्स को रिकॉर्ड करने की, साथ ही इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ना हम लोग। अस्यूम PW ऑडियो सप्लाई records its May 4 sale of $3800 to Sock Stereo. Illustration 5.5 as follows. Assume the merchandise cost PW audio supply $2400. अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेटा कि एक कंपनी है PW ऑडियो सप्लाई, अब उसने सेल्स की हैं, कहता है जी सेल्स कब की हैं? मई 4 को, 4 मई को सेल्स की हैं PW ऑडियो सप्लाई कंपनी ने। किसको? सॉक स्टीरियो को। हमने कहा था कि जब हमें किसी पर्सन का नेम दे दिया जाता है ट्रांजैक्शन में तो वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, मतलब ये सेल्स क्रेडिट सेल्स हैं। चीजें सेल तो की हैं, माल बेचा तो है, लेकिन अभी कैश रिसीव नहीं हुआ, क्रेडिट सेल्स है ये। ठीक है, तो हमारे अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट हो रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हो रहे हैं, और तो वो तो फिर एसेट हुआ हमारा। अकाउंट रिसीवेबल्स को डेबिट करेंगे 3800 से, क्योंकि सेल प्राइस जो थी हमारी वो कितनी थी? 3800। अब जब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को सेल किया है, हमारा रेवेन्यू क्रिएट हुआ है, रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो सेल्स रेवेन्यू या खाली सेल्स लिख देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे 3800 से। ठीक है, तो जब भी हम इन्वेंट्री सेल करेंगे एंट्री यही होगी, अगर कैश सेल्स की हैं तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और अगर उधार पे सेल की हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जो भी सेल प्राइस गिवन होगी आपको उसके साथ ये एंट्री आप पास कर लेंगे। ठीक है,
अब अगली एंट्री हमने कॉस्ट की रिकॉर्ड करनी है। तो कॉस्ट हमें दिया गया था कि ये जो अज्यूम मतलब कहता है जी, फर्ज कर लें कि जो मर्चेंडाइज सेल की हैं हमने, उनकी जो कॉस्ट है पीडब्ल्यू ऑडियो सप्लाई कंपनी के लिए, वो कितनी है, 2400 की कॉस्ट थी उनकी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2400 से डेबिट, इन्वेंट्री चली गई, इन्वेंट्री कम हो गई, बिक गई, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को उतने से कम कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया। तो कंज्यूमेबल एसेट, एसेट जब भी कम होता है वो क्रेडिट होता है, जो मर्जी टाइप हो उसकी, चाहे वो कंज्यूमेबल है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, चाहे वो इंटेंजिबल है, या कोई भी एसेट है, जब भी कम होता है, आप लोगों को पता है बेटा कि वो क्या होता है, क्रेडिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट करेंगे और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, और ये एंट्री हम लोग पास करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ। ठीक है जी। उसके बाद बेटा जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें परचेज में, कि जब हम परचेजिंग करते हैं, जब हम इन्वेंट्री को, मर्चेंडाइजेज को खरीदते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें ख़राब हों, टूटी फूटी हों, वो आउटडेटेड हों, आउट फैशन हों, या वो जो चीज़ हमने डिमांड की थी वो चीज़ नहीं भेजी सेलर ने, हम वापस कर देते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरह से इसका बिल्कुल उलट, सेलर जब कोई चीज़ सेल कर देता है, तो अगले बंदे को अगर वो पसंद ना आए, तो वो हमें, अगर हम सेलर हैं तो वो हमें वापस कर देगा ना, बायर, बायर वापस कर देगा। अब जब बायर वापस कर देगा, या हम लोग उसे कहेंगे कि ठीक है यार आप इसे रख लें, आप इसे वापस ना करें, हम आपको कुछ पैसे छोड़ देंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग नाम दे देंगे सेल्स रिटर्न का या अलाउंसेस का, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, फ्लिप साइड ऑफ परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस, बिल्कुल उलट है ये परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस का, जो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस को डिस्कस किया था, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, ठीक है। तो इसका हम लोग इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट डेबिट करेंगे हम। अब एक तो होता है रेवेन्यू अकाउंट, एक है कंट्रा। बेटा कंट्रा अकाउंट जो भी होता है, अभी मैंने आपको एक कंट्रा एसेट अकाउंट पढ़ाया था, और कंट्रा अकाउंट की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाई थी कि एक ऐसा अकाउंट है जो कि अपने पेरेंट अकाउंट को रिड्यूस कर देता है, पेरेंट अकाउंट को कम कर देता है, उसे कंट्रा अकाउंट कहते हैं। कंट्रा एसेट अकाउंट हमने देखा था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, वो अकाउंट क्या करता था, बैलेंस शीट में जाके अपनी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर देता था, एसेट में से माइनस होती थी ना, जैसे अभी आप लोगों ने असाइनमेंट भी आपको मिली है, उसमें भी एडजस्टमेंट थी एक डेप्रिसिएशन की, और आपने वो की भी होगी कि बैलेंस शीट में जब एसेट्स को आपने रिपोर्ट किया, तो उनमें से आपने वो कंट्रा एसेट जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट था, उसकी वैल्यू आपने माइनस करके फिर उसकी जो आंसर आया था बैलेंस शीट में, वो आंसर आपने एसेट्स में इंक्लूड किया था। तो बिल्कुल इसी तरह से सेल्स, अगर हमारा रेवेन्यू है, तो जब ये सेल्स रिटर्न होंगी बेटा, तो इसके लिए हम लोग कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। हम लोग सेल्स को कम नहीं करेंगे, सेल्स उतनी ही रहेंगी। अब सेल्स को कम करने के लिए एक नया अकाउंट इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट कहा जाएगा, और हम एंट्री क्या करेंगे, उस कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अभी जरा मैं आपको प्रीवियस स्लाइड पे लेके जा रहा हूं बेटा, जरा देखिएगा जरा, ये देखें कि जब हम लोगों ने सेल्स की थी, हमने एंट्री पास की कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कि भाई इतने पैसे फलां बंदे से लेने हैं, वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल एसेट बन गया, वो डेबिट, और सेल्स हमारा रेवेन्यू बन के क्रेडिट हो गई, और साथ ही साथ उसकी कॉस्ट की एंट्री भी रिकॉर्ड कर ली कि जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट इतनी थी 2400, तो 2400 के साथ हमने उसकी कॉस्ट की एंट्री भी रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अब जब रिटर्न होगी, तो बेटा इन्हीं एंट्रीज, ये दो एंट्रीज की है ना, जब सेल्स की थी तो दो एंट्री, एक रेवेन्यू की, एक कॉस्ट की, तो जब रिटर्न होंगी तो उसकी भी ये दोनों एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी, दोनों एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी। जैसे मैं अभी कह रहा था कि हम कंट्रा एसेट अकाउंट इस्तेमाल करेंगे सेल्स रिटर्न के लिए, तो ये सेल्स को कम नहीं करेंगे, उसको कम करने के लिए एक कंट्रा अकाउंट इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये सेल्स जब की थी तो रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ था, अब ये सेल्स वापस आ गई हैं, तो जब हमने पहली एंट्री को, सेल्स वाली एंट्री को उल्टाना है, तो सेल्स को डेबिट करने की बजाय सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट को, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, और उतने पैसे, जितना माल हमें वापस आ गया है, उतने पैसे अब हमने कस्टमर से लेने तो नहीं है, उतनी वैल्यू से हम लोग अपने अकाउंट रिसीवेबल्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
ठीक है। और जो भी ये एंट्री करनी है हमने सेल प्राइस के साथ, कि जो चीजें बेची थी और वो वापस आ गई हैं उनकी सेल प्राइस क्या थी। सेल प्राइस के साथ बेटा हम लोग ये सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करेंगे। और उनकी कॉस्ट तो हमें पता है ना, कि जब चीजें बेची थी तो इतनी कॉस्ट की चीजें इतने की बेची थी। जैसे यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि जी 2400 की चीजें जो थी, 2400 की चीजें थी, सामान 2400 की गुड्स थी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 2400 की थी और उसको 3800 में सेल आउट कर दिया था। ठीक है। अब जब रिटर्न की जाएंगी तो तब भी हमें पता होगा कि ये चीजें जो वापस आई हैं इनकी सेल प्राइस क्या थी और इनकी कॉस्ट क्या थी। तो कॉस्ट प्राइस के साथ ये पूरी की पूरी कॉस्ट की एंट्री को उल्टा देंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दोबारा वापस आ गई है, वो डेबिट हो जाएगी। उतनी कॉस्ट हमारी कम हो गई है, सेल्स वापस आई है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कम हो गई है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। सेम एग्जैक्ट इन्हीं दोनों एंट्रीज को हम लोग रिवर्स कर देंगे। ले जी, कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट किया जाएगा एंड सेल्स नॉट रिड्यूस्ड डेबिटेड बिकॉज सेल्स को रिड्यूस नहीं करना। क्यों? क्योंकि वुड obscure importance of sales returns and allowances as a percentage of सेल्स। कि हम लोग सेल्स की परसेंटेज के हिसाब से हमने अंदाज़ा लगाना होता है कि अगर हम चीज़ों को बेचते हैं तो वापस कितनी आती हैं, हमें क्लेम कितने आते हैं, ये चीज़ अलग से हम रिकॉर्ड करेंगे तभी पता चलेगा। और अगर सेल्स को ही कम करते रहेंगे तो हम तो एट द एंड ऑफ पीरियड ये मालूम ही नहीं कर सकते कि वापस कितनी आई हैं, क्लेम कितने आ रहे हैं और ये क्लेम क्यों आ रहे हैं। क्या हमें पैकिंग करते वक्त इशू आ रहा है, क्या कैरिज वाला जो कॉमन कैरियर वाला है वो चीज़ों को तोड़कर भेज रहा है, या क्या किस वजह से इशू हमें आ रहा है। तो उसको भी हम लोगों ने रियलाइज़ करना होता है, उसको भी हम लोगों ने देखना होता है और उसके बारे में भी हम लोगों को करेक्टिव मेजर्स लेने होते हैं। तो इसलिए उनको सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। could distort comparisons between total sales in different accounting periods। अब हम लोगों ने डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में सेल्स का भी कंपैरिजन करना होता है कि जी सेल्स कितनी, टोटल सेल्स कितनी की थी और हर पीरियड में रिटर्न कितनी हो रही है, ताकि पता तो चले कि भाई इस पीरियड में रिटर्न ज़्यादा हुई है तो इस पीरियड में क्या ऐसा फॉल्ट आ गया है हमारी चीज़ों में, क्या हमारी पैकिंग ख़राब आ गई है, क्या क्वालिटी ख़राब हो गई है, जो माल बिक नहीं रहा, क्या वजह है ऐसी। तो इन चीज़ों को देखने के लिए फिर हम लोग सेल्स के अकाउंट को रिड्यूस नहीं करते, सेल्स को एज इट ही रहने देते हैं और कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट एक नया ओपन कर लेते हैं सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए। उसका नाम सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस रख दिया जाता है। ठीक है। अभी जरा इसकी एग्जांपल देखिएगा बेटा। प्रिपेयर द एंट्री, अब कहा जा रहा है जी एंट्री करें, पीडब्ल्यू ऑडियो सप्लाई वुड मेक टू रिकॉर्ड। कहता है जी पीडब्ल्यू ऑडियो सप्लाई कंपनी अब रिकॉर्ड करने जा रही है क्रेडिट द क्रेडिट फॉर रिटर्न गुड्स दैट हैड $300 सेलिंग प्राइस। अब सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करनी है जिनकी वैल्यू कितनी है 300। और आप कहता है जी अज्यूम कर लें कि वो जो चीज़ें 300 की वापस आई हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी 140। अज्यूम द गुड्स वर नॉट डिफेक्टिव। अब आपने फर्ज ये करना है कि गुड्स डिफेक्टिव नहीं थी। डिफेक्टिव थी या नहीं थी, हमने कहा कि किसी भी वजह से जब एक बंदा चीज़ों को, हमारे सामान को खरीद कर वापस कर जाएगा उसे हम सेल्स रिटर्न का नाम देंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो डिफेक्टिव होंगी तभी वापस की हैं, वो उसके पास उसने ज़्यादा मंगवा ली थी या उसको वो नहीं चाहिए थी या पसंद नहीं आई तो उसने वापस कर दी, किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो वापस तो आ गई ना। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेल प्राइस के साथ बेटा सेल्स को रिटर्न कर देंगे और कॉस्ट की एंट्री के साथ कॉस्ट वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे। अब सेल्स रिटर्न हमने कहा था कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट है, अब रेवेन्यू अकाउंट अगर क्रेडिट होता है बेटा तो कंट्रा रेवेन्यू अकाउंट डेबिट होता है। अब ये इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट कर देंगे। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस को 300 से सेल प्राइस के साथ डेबिट कर देंगे और 300 से जो हमारे रिसीवेबल कम हो रहे हैं, एक एसेट कम हो रहा है, 300 के साथ अपने रिसीवेबल एसेट को रिड्यूस करके उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। ये पहली सेल्स रिटर्न की एंट्री। दूसरी इसकी एंट्री हम लोग बेटा पास करेंगे, वो जो कॉस्ट को रिवर्स करना है। जब हमने गुड्स को सेल किया था तो कॉस्ट ऑफ गुड्स को सोल्ड को डेबिट किया था और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि इन्वेंट्री हमारी कम हुई थी, जितनी इन्वेंट्री कम हुई थी उतने से उनकी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर लिया था। अब चीजें वापस आ गई हैं, इन्वेंट्री में दोबारा इजाफा हो गया। इन्वेंट्री में जब भी इजाफा होता है तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारा कंज्यूमेबल एसेट इंक्रीज करता है तो वो डेबिट कर देंगे कॉस्ट प्राइस के साथ और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को उतने से
कम कर देंगे 140 के साथ, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज जब सेल करेंगे तब सेल के लिए दो एंट्रीज, सेल्स रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रिकॉर्ड करने की, और जब रिटर्न होगी तो फिर वही जो दो एंट्रीज पहले की थी उन्हीं दोनों एंट्रीज को रिवर्स कर देंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इलस्ट्रेशन देखिएगा। अज्यूम दैट रिटर्न गुड्स वर डिफेक्टिव। अब आपने फर्ज ये करना है कि वो जो रिटर्न गुड्स थी वो क्या थी, वो डिफेक्टिव थी। अगर डिफेक्टिव नहीं थी तो फिर तो हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री कर ली। अब अगर डिफेक्टिव है, जो सामान भेजा था, जो डिलीवर किया था, वो पहुंचते पहुंचते रास्ते में टूट गया है, जाया हो गया है, अब तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन बायर के लिए भी किसी काम का नहीं है। उसने पैसे दिए हुए तो उसने वापस भिजवा दिया, ठीक है। डिफेक्टिव था, टूटा फूटा था, एक्सपायर था, आउटडेटेड था, वापस भिजवा दिया उसने। अगर किसी और वजह से वापस भिजवाता तो हमने पूरी एंट्री कॉस्ट प्राइस के साथ अभी करना सीखी। अब अगर सामान वापस आ गया है तो बेटा उसकी तो वैल्यू हमारे लिए कुछ नहीं है, वो तो स्क्रैप के भाव बेचेंगे ना। नो डाउट के अगले बंदे को तो पैसे हमने पूरे वापस कर देने हैं, लेकिन वो चीजें हमारे किसी काम की नहीं है, हमारे लिए वो स्क्रैप है। क्या है? स्क्रैप है। तो जब वो चीजें हमारे लिए स्क्रैप होंगी तब हम क्या करेंगे कि जो स्क्रैप वैल्यू है उस स्क्रैप वैल्यू के साथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री रिवर्स कर देंगे और सेल प्राइस के साथ हम लोग सेल्स रिटर्न की एंट्री को रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है बेटा, कहा जा रहा है अज्यूम the returned goods were defective and had a scrap value of $50। के फर्ज करें कि वो जो सामान वापस आया है, जो चीजें वापस आई है वो टूटी फूटी थी, खराब थी, और उनकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो सिर्फ 50 थी। कबाड़िए को ही हम बेच सकते हैं, हमारे लिए भी वो बेकार है, कचरा ही है वो हमारे लिए भी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू, कचरे की जो वैल्यू थी स्क्रैप की, वो थी 50। पीडब्ल्यू ऑडियो वुड मेक द फॉलोइंग एंट्रीज। अब हम एंट्रीज किस तरह से करेंगे? सेल प्राइस के साथ सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड कर लेंगे। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट, कंट्रा एसेट अकाउंट डेबिट होगा और उतने से 300 से ही हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, हमारा जो एसेट था वो कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और ये जो अब 50 स्क्रैप वैल्यू हमें दी हुई है, इस $50 की अमाउंट के साथ हम बेटा क्या करेंगे, अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे कि जो चीजें वापस आई हैं हमारे लिए वो कितने की थी, जस्ट 50 की, कचरे के भाव, स्क्रैप के भाव, और उतने से अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम कर देंगे। ये डिफरेंस याद रखिएगा। डिफरेंस क्या है? एंट्रीज तो बेटा वही है, लेकिन हमने ये देखना है कि जो चीजें वापस आई हैं क्या वो डिफेक्टिव थी। अगर डिफेक्टिव थी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री स्क्रैप वैल्यू के साथ कर देंगे, और अगर वो डिफेक्टिव नहीं थी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री उसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो भी थी उस कॉस्ट के साथ उसकी एंट्री को रिवर्स कर देंगे रिटर्न्स के लिए। ठीक है जी। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू टाइप, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, the cost of goods sold is determined and recorded each time a sale occurs in। क्वेश्चन क्या है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, मालूम करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं हर दफा जब सेल्स की जाए। इन किस में? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, बोथ पीरियोडिक एंड परपेचुअल इन्वेंट्री दोनों में, नीदर पीरियोडिक नोर पैचुअल परपेचुअल, कि ना पीरियोडिक ना परपेचुअल, दोनों में ये काम नहीं होता। तो अब हमने जब इसको दोनों सिस्टम्स को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि डिफरेंस ही ये है कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हमारे पास रेडी रिकॉर्ड मौजूद होता है, साथ साथ हमें पता चलता रहता है कि कितनी चीजें सेल की थी, कितना रेवेन्यू दे गई हैं, उनकी कॉस्ट क्या थी, बेचा कितने का है, दरमियान में से फौरन हमारे पास प्रॉफिट जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है, प्रॉफिट हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। तो परपेचुअल सिस्टम में बेटा हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रिकॉर्ड करते हैं हर दफा जब जब सेल्स करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी रिकॉर्ड करेंगे और सेल्स को भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है।
जी बेटा जी, होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आई होगी।